गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? बढ़िया है जी। आज तो वधिया नहीं है सर, ठीक ही है। क्या गाल बेटा, तबीयत ठीक है? तबीयत तो सर ठीक है। हाँ तो सर आज क्लासेस बस सारी आज लगी है ना। संग सर। हैं? पहले तो मैं ही ले रहा था सिर्फ ऑनलाइन क्लास। यस सर। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। तो अभी कौन सी क्लास लगा के आए हो? मैथ्स। मैथ्स की, ठीक है। मैं भी बेटा इससे पहले वो कॉमर्स वाली क्लास पढ़ाई और अब ये इकट्ठी पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी प्रिंसिपल सर है क्या ग्रुप बेटा में? पता नहीं, मैथ्स वाली इसमें नहीं है क्लास में अभी, सर आए थे। अच्छा और स्टार्टिंग में थे उसमें तो। अच्छा अच्छा। मैं तो यस सर। ध्यान नहीं देता कौन आया कौन नहीं, तो जो आती है ना यहाँ पे रिक्वेस्ट एडमिट की, तो मैं तो बस वो एडमिट क्लिक कर देता हूँ। आएंगे तो चलो जी मोस्ट सर। वेलकम, अच्छी बात है। तो वो मैथ वाली क्लास में कितने बच्चे थे आप लोग? सिर्फ 8 9। 7 या 8 ऐसे थे। अच्छा, चलो मेरे यस वाले सर। में 15 16 तो हो जाते हो आप। बाकियों को कहो यार क्लास क्लूस लगाया करें, बिल्कुल ही। आज तो ये सबको औखा ही है पर है। सर एक आपकी क्लास है लास्ट में है ना, सभी पहली क्लास से लगा के अपना डाटा उठा चुके हैं। फोन भी जी 5% पड़ी है। ओहो, अच्छा आपकी तो ये भी तो समस्या होगी ना। मेरे पास तो यस इधर सर। फाइबर है, फाइबर का कनेक्शन है घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल 11 चलता है। 11 से 1 2 घंटे की लगातार लैब। अच्छा, लैब भी ऐसे लग रही है क्या ऑनलाइन? यस यस सर। सर। कौन जी सी, सर। कौन सी लैब, किस सब्जेक्ट की? कंप्यूटर और फिजिक्स फिजिक्स दोनों की। फिजिक्स और कंप्यूटर दोनों? आज परमजीत मैडम ने लगाई थी जीवन ग्रुप की। अच्छा अच्छा, ठीक यस है। सर। हाँ वैसे तो अपना कंप्यूटर वाला काम उसमें हो सकता है, लैब यस सर। में। अपने तो कंप्यूटर पे ही दिखाना समझाना है और कंप्यूटर से यस ही सर। तो स्क्रीन। बच्चे कैसे करेंगे जी प्रैक्टिकल? हाँ देखो वो समस्या तो रहेगी, हमारे को तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे कर पाओगे ये इशू है। ये तो हम्म, चलो देख लेते हैं, एक दो बच्चे और आ जाएंगे तो। इतने अपन पिछली बार वाला डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, जो लास्ट यस सर। लास्ट वीक जो किया था ना, ये CRC वाला कोड, तो यस सर। हाँ वो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गई उसकी कहानी? यस सर आ गई। यस हाँ सर। ठीक है। बस उसमें बेटा सर ऐसे होता है कि मतलब कि जो भी आपने डाटा भेजना है ना, उस डाटा को जितने बिट का CRC आपने बनाना है, मान लो 32 बिट का CRC बनाना है 4 बाइट का, तो आप क्या करोगे, मतलब उसके स्टेप अगर हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं, तो पहला स्टेप क्या करना है कि आपने 32 बिट, 32 जीरो उस कोड के आगे, उस डाटा के आगे 32 बिट आपने लिख देने हैं, जीरो, 32 जीरो लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए एक डिवाइजर होगा, एक डिवाइजर होगा। उस डिवाइजर की भी कुछ खूबियां हैं, वो आप बुक में पढ़ लेना, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि वो डिवाइजर ऐसा होना चाहिए
जो कि जो रिमाइंडर निकाले वो इस ढंग से रिमाइंडर निकाले कि उसके बाद अगर उस डाटा में कहीं कोई एरर आती है, कोई 0 या 1 बदलता है, तो वो पकड़ में आ जाए। मेन मकसद हमारा क्या है? हमारा मकसद एक ऐसा कोड डेवलप करना है जो कोड एक बिट की गलती को भी पकड़ पाए, 2 बिट की गलती को भी पकड़ पाए, 3 बिट की गलती अगर कहीं पर हो गई है वो भी पकड़ पाए। क्योंकि एक्चुअल में ना इसकी एक थोड़ी अलग से ही साइंस है पूरी, ये एरर डिटेक्शन की और एरर करेक्शन की, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन साइंस। तो उसमें एक तरह से अलग अगर हम उसकी पूरी थ्योरी को पढ़ें समझें तो फिर हमें पता लगेगा कि भाई ये नंबर ऑफ बिट्स जिनकी एरर डिटेक्ट कैसे हो सकती है और फिर उनकी करेक्शन कैसे हो सकती है, तो उसकी एक पूरी ही अलग साइंस है। तो हमने उस साइंस में नहीं जाना, हमने सिर्फ ये समझना है कि सीआरसी कैसे निकालना है, कि जितने बिट का हमने सीआरसी निकालना है उतनी जीरो हम अपने कोड के उसके जो डाटा है उसके आगे लगा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसको एक ऐसे उससे डिवाइड करेंगे पैटर्न से। वो पैटर्न क्या होगा, कितने बिट का होगा? 32 बिट का अगर हमने जनरेट करना है सीआरसी तो कितने बिट का पैटर्न लेना पड़ेगा हमें? 33 बिट का। क्योंकि 33 बिट से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमें 32 बिट मिलेंगे। ये बात समझ में आई है? यस सर। हाँ, तो 33 बिट के एक पैटर्न से हम अपने डाटा को डिवाइड करेंगे, आगे जीरो लगाकर, 32 जीरो लगाकर, और डिवाइड करने के बाद हमारे को रिमाइंडर मिल जाएगा 32 बिट का। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा वो, तो 32 बिट का रिमाइंडर मिल गया। अब वो रिमाइंडर हम वो जीरो हटा देंगे जो 32 जीरो लगाई हैं, और वो रिमाइंडर उसके आगे अटैच कर देंगे, ठीक है। पहले तो 32 जीरो लगाएंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, 32 बिट का रिमाइंडर आ जाएगा, फिर वो जीरो हटाकर रिमाइंडर उसकी जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो वो सारा का सारा जो हमारा डाटा बन जाएगा। अब उसमें लास्ट में उसकी पूंछ जो है वो 32 बिट जो है लास्ट के, वो रिमाइंडर के लगे हुए हैं। वो डाटा फिर हम ट्रांसमिट कर देंगे। वहां पर डेस्टिनेशन पे क्या करेगा, जो रिसीवर है उसको वो पैटर्न पता है कि मैंने किससे डिवाइड करना है, तो वो 32 बिट के उसी पैटर्न से उसको डिवाइड करेगा। अब वो डिवीजन कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई एरर नहीं हुई है रास्ते में तो उसकी कंप्लीट डिवीजन होनी चाहिए, रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। तो वो क्या चेक करेगा कि भाई अगर मैंने को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आता है तो वो समझ जाएगा कि भाई इसमें कोई गलती नहीं हुई, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो उसको ये पता लग जाएगा भी ये रास्ते में कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। और गलती हो गई है तो उसमें करना क्या है आगे, वो मैं अब आपको आज बताऊंगा। इतना क्लियर हो गया पहले वाला सारा सीआरसी तक? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मैं ये प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। ये होगी प्रेजेंट, होगी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ये है आज का टॉपिक, एरर कंट्रोल, सॉरी एरर डिटेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा था एरर डिटेक्शन, कि भाई एरर को डिटेक्ट करने के लिए सेंडर और रिसीवर क्या क्या जतन करते हैं और क्या क्या किस किस तरीके से वो एक एरर डिटेक्टिंग कोड जनरेट करते हैं और फिर उसकी चेकिंग करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं एरर करेक्शन। ये एरर करेक्शन है क्या? एरर करेक्शन comprises the various methods to detect and correct errors that occur during the transmission of the frame। फ्रेम का आइडिया तो क्लियर है ना आपको? फ्रेम वाला मॉडल, फ्रेम का मतलब ट्रक, कि भाई जो डाटा ट्रांसफर होता है वो ट्रक पे लोड होकर ट्रांसफर होता है। अब वो ट्रक का एक आगे वाला वो है जिसको कि हम हेडर बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो हेडर होगा, और फिर पीछे ट्रक की बॉडी होगी जिसमें कि डाटा लोड होगा, और उसके बाद लास्ट में एक और खाना होगा जिसमें कि सीआरसी चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से वो ट्रक ट्रेवल करता है। तो अब ये एरर करेक्शन क्या है? एरर करेक्शन कह रहा है कि
कंप्राइजेज द वेरियस, इसमें डिफरेंट मेथड आएंगे टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर, इसमें एरर की डिटेक्शन भी होगी और उसकी करेक्शन भी होगी, दैट अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, अरे अब कौन आ गया? कोई नहीं है, ये क्या है? ये ना व्हाट्सएप मैसेज को बजती रहती है, इसको बंद कर देते। अब ठीक है। देखो देखो, नाउ फ्रेम्स अराइव इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर ट्रांसमिटेड। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो गोदाम है वहां से ट्रक लोड होके निकले तो एक ट्रक जो पहले निकला था वो तो स्लो रह गया और दूसरा ट्रक जो बाद में निकला लोड हुआ जिसके ऊपर माल, वो स्पीड उसने तेज कर ली और वो उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। तो ये ट्रकों वाला काम यहाँ पर नहीं चलता भाई, ये तो सिग्नल क्योंकि वायर के ऊपर या जो भी मीडियम है, वायरलेस है या वायर है, तो जो फ्रेम सोर्स ने पहले ट्रांसमिट कर दिया, पहले निकाल दिया, वो अपनी उसी स्पीड से, जो भी स्पीड है उनकी फ्रीक्वेंसी है, उसी स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। तो पहले वाला फ्रेम पहले पहुंचेगा और बाद वाला फ्रेम बाद में पहुंचेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पीड की रेस लगी हुई है कि एक फ्रेम तो जो है ना पहले पीछे वाला फ्रेम आगे पहुंच जाए और आगे वाला फ्रेम पीछे रह जाए, ऐसी बात नहीं होती। तो उनका सीक्वेंस सेम रहता है। ये थोड़ी सी आपको समझाने की बात थी, वो मैंने आपको इसमें पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा देखो, बट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इट मे हैपन दैट ए फ्रेम में बी, हाँ ये हो सकता है। अब देखो ये दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये ऐसा हो सकता है कि रास्ते में कोई फ्रेम डैमेज हो जाए, मतलब कि किसी जो ट्रक है वो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, उसका मुंह मत्था बिगड़ जाए या उसका डाटा बिगड़ जाए, डाटा करप्ट हो जाए, तो डैमेज हो जाए। डैमेज के लिए क्या मतलब डैमेज का? मीन्स रीचेज विद एरर्स। तो डैमेज का मतलब ये है कि उसका डाटा है उसमें गड़बड़ हो गई, वो खराब हो गया, उसमें 0 1 बदल गए, वो तो डैमेज कहलाएगा। और टोटली लॉस्ट, टोटली लॉस्ट मतलब क्या हुआ कि उसका जो है ना हेड ऑन कलीजन हो गया और उसका मुंह मत्था ही सारा टूट गया। अब मुंह मत्थे से ही तो आइडेंटिफाई होता है फ्रेम कि भाई इसका फ्रेम क्या है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसका सोर्स एड्रेस क्या है, इसका फ्रेम नंबर क्या है, सीक्वेंस क्या है, और बहुत सारी बातें लिखी होती हैं हेडर में। तो जब वो हेडर ही उसका क्लैश हो गया, क्रैश हो गया, चकनाचूर हो गया, तो फिर तो वो पकड़ में आएगा ही नहीं। तो वो डेस्टिनेशन के पास अगर पहुंच भी गया तो भी वो डेस्टिनेशन उसको समझ नहीं पाएगा कि भाई ये कोई ट्रक आया है, तो ट्रक तो उसके मुंह से ही समझ में आएगा। तो उसमें ये हो सकता है कि वो टोटली लॉस्ट हो जाए। देखो इसमें क्या लिखा है, ड्यू टू सम मेजर एक्सीडेंट ऑन द वे द फ्रेम इज सो मच डैमेज्ड दैट रिसीवर इज अनेबल टू डिटेक्ट दैट ए फ्रेम हैज अराइव्ड। In this way, the receiver remain unaware that a particular frame has already been sent by the sender and he continues to wait for that frame. तो इसका मतलब ये है कि लॉस्ट हो गया फ्रेम, कि उसका थोबड़ा ही बिगड़ गया और वो वहां पिछान में ही नहीं आया, तो वो रिसीवर वेट करता रहेगा कि भाई ये ट्रक आएगा, ये ट्रक आएगा, और जो आया है बेचारा ट्रक उसको वो पहचान नहीं पाया। तो ये दो बातें हो सकती हैं, मतलब कि उसका ट्रक तो पहुंच गया लेकिन उसका डाटा करप्ट हो गया और ट्रक ऐसी हालत में पहुंचा जो पिछान में ही नहीं आया। ठीक है, आगे देखो। अब ये ARQ पिक्चर में आता है। ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARR होना चाहिए लेकिन इसने ARQ लिखा हुआ है, साइंटिस्ट लोगों की मर्जी है। ये क्यू कहां से लिया? रिक्वेस्ट का बीच वाला क्यू ले लिया। ठीक है, और ऑटोमेटिक का A, रिपीट का R और रिक्वेस्ट में से क्यू, ARQ। ARQ स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब ये ARQ एक तरह से मैकेनिज्म है। ARQ को मैं बताता हूं कि ARQ जो है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो सेंडर और रिसीवर
मिल के करते हैं। उन एक्टिविटीज के बेसिस पे ही जो हमारा मीडियम है हम उसको रिलायबल मीडियम बोल सकते हैं। अगर ARQ एक्टिविटी ना हो तो हमारा मीडियम अनरिलायबल कहलाएगा। अब देखो वो एक्टिविटी क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा, और एक बार इस पेज को भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ARQ स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। For a successful and error-free transmission of data, the following three tasks are performed by sender and receiver in coordination with each other. तो वो जो है सेंडर और रिसीवर बेसिकली तीन काम करते हैं, तीन कामों को मिलाकर ही उसको ARQ बोला गया है। ठीक है, परफॉर्मिंग दीज थ्री टास्क ज्वाइंटली बाय द सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड एज ARQ। तो वो जो तीन टास्क हैं उनको परफॉर्म करने पर ही वो ARQ कहलाता है। दिस ARQ टर्न एन अनरिलायबल मीडियम और डाटा लिंक इनटू ए रिलायबल मीडियम। तो ARQ की वजह से ही जो लिंक अनरिलायबल है, अनरिलायबल का मतलब क्या है कि भाई जिस लिंक पे हम अगर अपना डाटा भेजें तो हमें उसकी तसल्ली नहीं है कोई कि भाई हमारा डाटा ठीक ढंग से दूसरी जगह पहुंच गया, पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा है तो उसमें कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, तो वो तसल्ली ना होना वो अनरिलायबल है, और रिलायबल का मतलब तसल्ली होना है, वो रिलायबल है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लो दिल्ली कोई चीज भेजनी है, कोई लेटर भेजना है ना। अब आप जल्दबाजी करो कि यार मेरे को तो अभी भेजना है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो अब आप करो कि जी चलो मैं यहाँ जाता हूँ बस अड्डे पे, और कोई दिल्ली वाली बस में जा रही होगी, उसमें किसी बंदे को बोल दूंगा कि भाई ये लेटर पकड़ा दे वहाँ। ठीक है, फोन नंबर दे दिया। अब वो बंदा आपने उसको दे तो दिया लेटर, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुई कि भाई मेरा लेटर ठीक ढंग से पहुंच जाएगा। हो सकता है वो शरीफ बंदा हो, वो उसको पहुंचा भी दे, लेकिन हो सकता है अगला जो है ना कैजुअल ले ले उसको, कहीं उसको रास्ते में काम पड़ जाए, रास्ते में उतर जाए, दिल्ली जाए ही ना, तो आपके दिल में दुख दुखी सी बनी रहेगी। तो वो कहलाएगा अनरिलायबल मीडियम। ठीक है ना। रिलायबल का मतलब, रिलायबल में आप मान लो आपने उसको स्पीड पोस्ट करा दी पोस्ट ऑफिस में, अगलों ने उसकी टिकट भी काट के लगाई और आपको पर्ची भी दे दी कि लो जी, तो अब उसका एक भरोसा है आपको कि भाई पहुंच जाएगी। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो, स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग भी होती है ना। तो अब आपको उसकी तसल्ली रहेगी, और जब मिल जाएगी उसको स्पीड पोस्ट तो आपको उससे ऑनलाइन पता भी लग जाएगा कि भाई हाँ जी मेरा आइटम मिल गई उसको। तो ये वाला तरीका कौन सा हो गया, रिलायबल हो गया। तो ARQ क्या करता है कि अनरिलायबल मीडियम को सेंडर और रिसीवर कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके बाद वो अनरिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी और हमारा मीडियम रिलायबल हो जाएगा। अब देखो तीन काम कौन कौन से हैं जो वो सेंडर और रिसीवर करते हैं। पहला काम एरर डिटेक्शन का, ये मैं आपको पहले बता समझा चुका हूं। दिस टास्क इज डन बाय द रिसीवर, ये काम रिसीवर करता है। हियर इट यूजेस द एरर डिटेक्शन कोड अराइव्ड अलोंग विद द फ्रेम फॉलोइंग द सेम रूल। तो कैसे करेगा, एरर डिटेक्शन के कोड को यूज करेगा, और जिस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया गया था, सेंडर ने जनरेट किया था वो कोड, उसी रूल से रिसीवर उसको रीजनरेट करेगा और टैली कर लेगा। हम पहले कर चुके हैं। तो पहला काम इसमें होगा ARQ के लिए एरर डिटेक्शन का। दूसरा काम एक्नॉलेजमेंट का। अब ये काम क्या है कि ये सेंडर भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर भेजेगा एक्नॉलेजमेंट कि हाँ जी आपका जो डाटा है वो मुझे मिल गया। अब रिसीवर जो है वो दो टाइप की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब भेजेगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आफ्टर सक्सेसफुल रिसीविंग एन एरर फ्री फ्रेम। तो अब जब उसको फ्रेम मिल गया और मिलने के बाद उसने एरर की चेकिंग भी कर ली और उसके तसल्ली हो गई कि हाँ जी कोई गलती नहीं आई और फ्रेम सही पहुंच गया, तो सही की अब उसको पावती वापस रसीद भेजेगा कि हाँ जी आपका पैकेट, आपका जो ट्रक है वो मुझे मिल गया। दूसरा सेंडिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट,
अब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकता है वो। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कब भेजेगा कि जब उसको पैकेट मिल तो गया, लेकिन उस पैकेट में जो डाटा था वो खराब हो चुका है। उसने अपने एरर डिटेक्शन वाला फार्मूला लगा के चेक कर लिया कि भाई ये मैच नहीं हो रहा, और उसने सोच लिया, डिसाइड कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि डाटा गलत हो चुका है, एरर हो चुका है। तो फिर वो क्या करेगा कि ऑन रिसीविंग द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, अच्छा वो क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा कि जब उसको यूं लगेगा कि ये डाटा तो गलत आ गया, मतलब कि एरर आ गई इसके अंदर, तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा उस ट्रक को, उसके माल को, और सेंडर के पास एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि ये मैसेज भेज देगा कि भैया आपका ये ट्रक नंबर जो आया था इसमें डाटा करप्ट हो चुका है और इसको दोबारा भेज दो। फिर और रिसीविंग द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट द सेंडर इज ट्रांसमिट द डिजायर्ड फ्रेम। अब जब सेंडर को उस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि जी वो ट्रक का तो डाटा खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो फिर वो कोई बात नहीं भाई, दोबारा भेज देते हैं, तो उसको वो दोबारा भेज देगा। इतनी बात समझ में आई आपको? मेरे को आवाज दे के बताओ। यस सर, आगे जी। जी ठीक सर। है, यस सर। ठीक है। अब ये तीसरा स्टेप, ये नंबर 3 नहीं लिखा क्या मैंने? 2 तो एक्नॉलेजमेंट, पहला एरर डिटेक्शन, दूसरा एक्नॉलेजमेंट, ये तीसरा नंबर 3 नंबर लिखा नहीं, ये तीसरा है ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन। अब देखो ये क्या है। नाउ इट मे also happen that the acknowledgement, positive or negative, sent by the receiver is lost somehow। कि अब ऐसा हो सकता है कि भाई अब सेंडर ने फ्रेम भेजा, ट्रक भेजा, रिसीवर के पास पहुंच गया, रिसीवर ने उसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद या तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या फिर नेगेटिव भेजेगा, कोई ना कोई खबर तो देगा उसको। तो अब उसने जो खबर भेजी वो खबर ही रास्ते में उड़ गई, खबर नहीं पहुंच पाई उसके पास, रिसीवर के पास, एंड इट डज नॉट रीच टू द सेंडर। तो वो सेंडर के पास वो खबर नहीं पहुंच पाई। इन दिस सिचुएशन आल्सो द सेंडर रीट्रांसमिट द फ्रेम। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो सेंडर है वो दोबारा उस फ्रेम को भेजेगा। कब भेजेगा? आफ्टर ए वेट ऑफ सर्टेन टाइम, कुछ देर इंतजार करेगा रिसीट का, एक्नॉलेजमेंट का, कि भाई मैंने ट्रक भेजा था, उसके एक्नॉलेजमेंट वेट करता हूँ। तो वेट करता हूँ, वेट करता हूँ, वेट करता हूँ, वेट करता रहा, करता रहा, करता रहा। उधर से तो उसने भेज दी एक्नॉलेजमेंट, और वो रास्ते में करप्ट होगी, खत्म हो गई, है ना, चिथड़े उड़ गए उसके, तो वो रिसीवर को मिली ही नहीं। तो रिसीवर क्या करेगा, कुछ टाइम तक वेट करने के बाद फिर वो उसका दुख दुख करेगा कि भाई क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, तो वो दोबारा भेज देगा अपना ट्रक। तो वो रीट्रांसमिशन कहलाएंगे, ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन। और जितने टाइम तक वो वेट करता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम आउट। तो वो टाइम आउट की वेट करेगा कि भाई 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, किसी फ्रेम की 2 मिनट तक, 1 मिनट तक, आधे मिनट तक, जो भी टाइम है, तो उतने टाइम तक उसने उसकी वेट करी, और नहीं कोई जवाब आया उधर से तो उसने दोबारा भेज दिया। ये थर्ड स्टेप है ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन। ਸਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। बेटा उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ही नहीं, चाहे तो वो, उसने तो भले आदमी ने पॉजिटिव भेज दी थी, आप समझो, उसने उसके पास ट्रक ठीक पहुंच गया, डाटा भी उसने चेक कर लिया, सारा सही सलामत है, ठीक है, और उसने भले आदमी ने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट निकाल भी दी कि जी वहां पॉजिटिव का मैसेज भेज दो, हाँ जी ठीक मिल गया, लेकिन वो मैसेज ही लॉस्ट हो गया, वो मैसेज उसके पास पहुंचने ही नहीं पाया। अब उसके तो दिल में दुख दुखी उठी हुई है कि भाई मुझे कोई मैसेज, जवाब नहीं आया उधर से, मैंने ट्रक भेजा था, 20 लाख का मेरा माल है, उसमें ट्रक भेजा था, ट्रक भेजा था। तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम तक तो इंतजार करेगा, चाहे तो भाई उसको पॉजिटिव मिलती एक्नॉलेजमेंट, चाहे नेगेटिव मिलती, कुछ तो मिलता। तो जब उधर से वो साइलेंट हो गया, दूसरी पार्टी, उसको लगेगा कि वो बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया, तो वो क्या करेगा
कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वही ट्रक उसी मैटर को, उसी डाटा को नए ट्रक पे लोड करके, ट्रक का नंबर भी वही रखेगा वो। जैसे मान लो 4 नंबर ट्रक में माल भेजा, वो 4 नंबर ट्रक की यस सर। एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, तो फिर वो 4 नंबर ट्रक ही यस सर। एक तरह से उसी 4 नंबर ट्रक की डुप्लीकेट कॉपी वो फिर दोबारा भेज देगा, उसको रीट्रांसमिशन बोलते हैं। जी सर। ठीक है, तो इतनी वो यस सर। उसमें दिल में धुकधुकी रहेगी, सेंडर के दिल में भी और रिसीवर के दिल में भी। और वो ये जो 3 काम हैं, कौन कौन से, कि पहला एरर डिटेक्शन का, दूसरा एक्नॉलेजमेंट भेजने का, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और तीसरा कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो भाई मैं दोबारा भेजूंगा। तो इन 3 कामों की यस वजह सर। से आपको जो मतलब कि जो कस्टमर है, उस कस्टमर को ये तसल्ली हो जाएगी कि भाई मैंने अपना माल, मेरा माल अपने ठिकाने तक पहुंच ही जाएगा, मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो ARQ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये एक अनरिलायबल मीडियम को रिलायबल मीडियम में कन्वर्ट कर देती है। तो यस सर। आपको अगर ठीक पेपर है। में ये सवाल आ जाए कि हाउ ARQ ट्रांसफर एन अनरिलायबल मीडियम इनटू रिलायबल चैनल, तो आपने ये कहना है कि जी ARQ में ये 3 काम होते हैं, सेंडर और रिसीवर करते हैं मिलके, और इन कामों की वजह से ही जो हमारा मीडियम है, जो बेसिकली जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी अनरिलायबिलिटी की है, तो वो अनरिलायबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है और रिलायबल मीडियम में उसको बदल देता है, इन 3 कामों की वजह से। ये यस सर। ठीक है ना, ठीक तो है सर। इसको ARQ बोलते हैं। ठीक। अब आगे देखो, इस ARQ के 3 वर्जन हैं। पहला तो है स्टॉप एंड वेट ARQ, दूसरा है गो बैक N ARQ, और तीसरा है सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। तो अब देखो ये क्या है। पहला देखो, स्टॉप एंड वेट ARQ, दिस स्कीम इज अप्लाइड वेयर स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल टेक्निक इज यूज्ड। अब देखो मैंने आपको कराई थी फ्लो कंट्रोल वाली टेक्निक सबसे पहले, मतलब पहले फ्लो कंट्रोल कराया, फिर एरर कंट्रोल कराया, एरर डिटेक्शन, और फिर अब ये तीसरा एरर कंट्रोल कर रहे हैं। तो फ्लो कंट्रोल को ध्यान करो, फ्लो कंट्रोल में क्या था कि फ्लो कंट्रोल का रूल मतलब कि उसकी उसका मकसद क्या था कि सेंडर जो है वो हाई स्पीड पे ट्रक निकालने ना शुरू कर दे कि रिसीवर उनको रिसीव ही ना कर सके, उसके पास इतना पार्किंग एरिया ना हो, उसके पास इतनी प्रोसेसिंग स्पीड ना हो कि वो हर ट्रक को जल्दी जल्दी प्रोसेस करके और उसके डाटा को टिकाने लगा दे। तो वो क्या था फ्लो कंट्रोल में कि भाई हर सेंडर और रिसीवर आपस में कोऑर्डिनेशन में ट्रक की स्पीड, मतलब कि रेट ऑफ डिस्पैच, स्पीड नहीं, स्पीड तो मीडियम पर डिपेंड करती है, अभी वो उस मीडियम पे कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है। वैसे तो सिग्नल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट वाली ही होती है, अप्रोक्सीमेटली नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो वो स्पीड नहीं कह रहा मैं, वो डिस्पैचिंग की स्पीड कह रहा हूँ कि जो सेंडर है, सेंडर कितनी जल्दी जल्दी वो फ्रेम निकाले, डिस्पैच करे। तो रेट ऑफ डिस्पैच जो है, स्पीड ऑफ डिस्पैच जो है, वो रिसीवर की कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ये दोनों, सेंडर और रिसीवर। वो चीज हमने करी थी फ्लो कंट्रोल में। फ्लो कंट्रोल में हमने 2 मॉडल करे थे। पहला स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट में क्या था कि एक एक ट्रक निकालेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट लेगा, फिर दूसरा ट्रक निकालेगा। तो ये फ्लो एंड स्टॉप एंड वेट था। और दूसरी टेक्निक वो विंडो वाली थी, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। स्लाइडिंग विंडो वाली थी। उसमें ये था कि भाई मान लो 8 फ्रेम निकालने का वो विंडो का फ्रेम है, तो 8 निकालने की तो उसको छूट है, 8 वो लगातार निकाल दे, है ना। 8 निकालने के बाद और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको मिलती जाए, इधर से वो लगातार ट्रक निकालता जाए, उधर से उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती जाए। एक्नॉलेजमेंट मिलती जाएगी, तो जैसे एक्नॉलेजमेंट मिली तो वो अपनी फॉरवर्ड वाली विंडो का जो अगला सिरा है वो आगे खींच देगा, है ना। और डिस्पैच जब कर देगा तो डिस्पैच के बाद वो पिछले वाला सिरा
आगे खींच देगा। तो ये वाली टेक्निक थी अपनी स्लाइडिंग विंडो वाली, उसको दोबारा देख लेना, समझ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। तो उन्हीं टेक्निक्स के बेस पे ये ARQ जो है, ये दोनों टेक्निक में अलग अलग ARQ के काम होंगे, वो ही इसमें समझाया गया है। तो पहली जो टेक्निक स्टॉप एंड वेट वाली है, उसमें ARQ कैसे काम करेगा वो देख लो। दिस स्कीम इज अप्लाइड वेयर स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल टेक्निक इज यूज्ड। तो ये वाली ARQ वाली स्कीम कहाँ लगेगी? जहाँ पे स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल टेक्निक यूज हो रही है। मीन्स 1 फ्रेम एट ए टाइम इज सेंट। तो इसमें क्या है? यूज ऑफ टाइमर बाय सेंडर। तो सेंडर जो है वो टाइमर का यूज करेगा इसमें। भाई उसने एक फ्रेम निकाल दिया और एक टाइमर अपना शुरू कर लिया। मान लो वो टाइमर जितने भी सेकंड का हो, जितने मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, जो भी उसकी वो है टाइम ड्यूरेशन, तो वो टाइमर उसने स्टार्ट कर दिया। अब उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, नो एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। इसका मतलब उसका टाइमर पूरा हो गया, टाइम आउट हो गया। टाइम आउट होने के बाद वो क्या करेगा? रीट्रांसमिशन कर देगा फ्रेम की।